नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, खासकर संविधान के अंतर्गत आज पुनः लगभग 60 प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ और जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ वो आपके खासकर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल है। प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीएड एंट्रेंस के लिए, यूपीपी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, यूजफुल होगा। तो जो मेरे नए साथी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट करिए। कोई कंप्लेन है आपकी तो मैं ज़रूर सुनूंगा और दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ वीडियो में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे आपके कंपटीशन में प्रश्न जो हैं वनडे एग्ज़ाम में पूछा करते हैं। तो देखते हैं संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया है 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव किस राज्य की विधानसभा के भंग होने की स्थिति में हुआ था। ये 74 की बात कह रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव था, मतलब पूछ रहा है कि किस राज्य की विधानसभा भंग हो गई थी, तो उस स्थिति में भी हुआ था तो गुजरात में था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये बड़े कंपटीशन पूछता है तो गुजरात में ऐसा हुआ था, विधानसभा भंग हो गई थी, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था। ये 74 की बात कह रहा है, 1974 से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतपत्र का मूल्य कितना होता है। तो कह रहे हैं किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन के सदस्यों का मत मूल्य कितना होता है, तो मतपत्र का मूल्य कितना होता है, यही ये पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि एक तरह से फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या है ना, और बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000, यही होगा, यही सही है। विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या हो गया, यानी राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतपत्र का मूल्य कितना होता है ना। तो ये भी देखिए, थोड़ी सी बस केवल समझने की बात है। तो कितना होता है देखते हैं। तो इसको भी एक फार्मूला की तरह देखते हैं। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग, यानी जो विधानसभा शामिल होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं ना विधानसभाओं के, तो ये कह रहा है कि प्राप्त मतों की संख्या का योग बटे संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या, यही होता है। यानी कि कह रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतपत्र का मूल्य कितना होता है। तो संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कह रहा है। तो क्या होता है कि समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का योग बटे संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या, यही सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है कि 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए, ये केवल समझने की बात है, तो स्वाभाविक है, केवल घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये एक तरह से अंतरिम राष्ट्रपति का मतलब वही प्रथम राष्ट्रपति का ही चुनाव पूछ रहे हैं कि किसे चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं उसके। कह रहा 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। केवल थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रकृति को बदल दिया है, तो राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलस्वरूप हुआ था। तो आम सहमति के फलस्वरूप जो है
कौन किसका हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी का। नीलम संजीवा रेड्डी का जो चुनाव हुआ था आम सहमति से करा दिया गया था। तो इस तरह से निर्विरोध चुनी गई राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी रही। ये भी क्वेश्चन कई प्रकार का आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। उनका निर्वाचन किसने किया था? तो उनका निर्वाचन किसने किया था यही पूछ रहा है। तो उनका निर्वाचन किसने किया था? तो किसने किया था उनका निर्वाचन? संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कराया गया था उनका निर्वाचन। ठीक है ना, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है उपर्युक्त चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र उम्मीदवार थे। उनके नाम का प्रस्ताव एवं समर्थन क्रमशः किसने किया था? है ना, तो उनके नाम का समर्थन है ना और प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल द्वारा उनके नाम का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाता है, क्योंकि 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, 2 कार्यकाल तक ये निर्वाचित किए गए थे, है ना, तो स्वाभाविक है सर्वाधिक रहा। अगला प्रश्न है देखिए राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनके लिए भी एक मैंने फार्मूला आपको बताया था जब क्लास में ले रहा था। चैनल पे देखेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, पदावधि, कार्यकाल, ये सभी देखेंगे तो आपको मिलेगा। उसमें एक फार्मूला मैंने बताया था राष्ट्रपति के नाम याद करने के लिए, जावीफ निग्यारा। जावीफ निग्यारा एक ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप प्रत्येक राष्ट्रपति को आप याद कर सकते हैं किसके बाद कौन निर्वाचित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक सत्तारूढ़ होने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे कम अवधि तक सत्तारूढ़ होने वाला व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अधिक समय तक राजेंद्र प्रसाद, कम समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है निम्न में से किन व्यक्तियों ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो किस व्यक्तियों ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो कौन होंगे? बीबी गिरी, ये भी तो कार्यकारी राष्ट्रपति रहे हैं। HM हिदायतुल्ला, ये भी रहे हैं। BD जत्ती, ये भी रहे हैं। तो फिर में से सभी होगा, है ना, बीबी गिरी, BD जत्ती और HM हिदायतुल्ला, ये भी रहे हैं कार्यकारी राष्ट्रपति, सभी लोग रहे हैं, इसमें उपयोग सही है। अगला प्रश्न दिया है किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने कम अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो कम अवधि के किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो कौन होगा सबसे कम अवधि के लिए? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछ रहा है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो HM हिदायतुल्ला। देखिए इसकी क्वेश्चन की प्रकृति अलग है ना। देखिए इधर पूरा सा कम अवधि का पूछा था और इधर कार्यवाहक राष्ट्रपति कम अवधि तक, तो हिदायतुल्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति पद संभाला था? तो BD जत्ती। देखिए ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति जोड़ दिया इसमें, तो BD जत्ती। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति BD जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति में BD जत्ती जो सबसे अधिक, कार्यवाहक राष्ट्रपति में सबसे कम जो है हिदायतुल्ला रहे हैं। और उस तरह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जो है पूछेगा सबसे अधिक समय, कम समय तक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, अधिक समय तक कार्यकारी में पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से कन्फ्यूजन आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे कम आयु में आसीन हुआ था? तो राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम आयु में आसीन हुआ था तो नीलम संजीवा रेड्डी सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के पद पर कौन सबसे अधिक उम्र में आसीन हुआ? देखिए ये कम उम्र, अधिक उम्र, इस तब जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो कौन था? R वेंकट रमन, ये सबसे अधिक उम्र में
आसीन हुए थे आर वेंकट रमन। क्योंकि उम्र का कोई बाउंडेशन इस तरह से नहीं है, जैसे बाउंडेशन का तात्पर्य है कि अंतिम उम्र जो है कभी निर्धारित नहीं की गई है, तो आर वेंकट रमन रहे। अगला प्रश्न है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी ने कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी पराजित हुआ, यह पराजित प्रत्याशी कौन था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये कांग्रेस के पूछ रहे हैं। देखिए 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी पराजित हुआ, यह पराजित प्रत्याशी कौन था? तो नीलम संजीवा रेड्डी। दोनों लोग चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के प्रत्याशियों में नीलम संजीवा रेड्डी जो हार गए थे, इस तरह से। अगला प्रश्न है किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजयी हुआ? देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछ रहा है, त्यागपत्र देकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया था तो विजयी हो गया, तो बीबी गिरी रहे, है ना, कार्यवाहक थे, फिर बाद में उन्हें निर्वाचित कर लिया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो किस राज्य से संबंधित व्यक्ति सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो आंध्र प्रदेश के लोग सबसे अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुए हो गई, यानी जो कार्यकाल में जिसकी मृत्यु हो गई थी, कौन कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद भी थे, जाकिर हुसैन, हाँ ये देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये इन दोनों, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु जो है अपने कार्यकाल में ही, इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार आया भी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रपति लोकसभा का भूतपूर्व अध्यक्ष रहा है? तो लोकसभा का भूतपूर्व अध्यक्ष रहा जिसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, तो नीलम संजीवा रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में, और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रपति भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहा, यानी कौन गृह मंत्री रहा है भूतपूर्व, उसे फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार, गृह मंत्री रहे हैं और उन्हें बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। अगला प्रश्न है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले एक बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुका था, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले राष्ट्रपति का चुनाव क्या हुआ था? हार चुका था। तो कौन ऐसा था? तो नीलम संजीवा रेड्डी, इनका नाम आता। चुनाव निर्वाचित होने के पहले एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालते समय HM हिदायतुल्लाह किस पद पर आसीन थे? तो राष्ट्रपति चुनने से पहले जो है किस पद पर थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ये भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है? तो कौन रहा है? HM हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है HM हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो किसने दिलवाई थी? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ने, यानी कि वही मुख्य न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिए गए, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही एक परिपाटी रही है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही ने शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है HM हिदायतुल्लाह को कार्यकारी राष्ट्रपति का पदभार किन स्थितियों में ग्रहण करना पड़ा? तो मतलब ऐसा कौन सा कारण आ गया कि उन्होंने इस्तीफा दे करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया था? तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कारण, यानी कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं, इसीलिए, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं थे तो इसीलिए कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इनका निर्वाचन कर दिया गया, तो उपराष्ट्रपति उस समय पद इनका रिक्त रहा था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए विरोधी दल का प्रत्याशी, अच्छा किसके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, यही पूछ रहा है ना? तो देखते हैं किसके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था। 1952 का जो चुनाव हुआ था, है ना, तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? KT शाह,
केटी शाह रहे हैं, है ना, केटी शाह जो रहे हैं ये हार गए थे उस समय। 1967 का चुनाव जो लड़े थे, कौन विरोधी दल में रहा है? तो कौन विरोधी दल में रहा है? के सुब्बा राव रहे हैं विरोधी दल में। 1969 का जो चुनाव हुआ था उसमें विरोधी दल में कौन रहा है? नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं, ये चुनाव हार गए थे। अगला है 1974 का जो चुनाव हुआ था उसमें विरोधी दल में कौन था? है ना, त्रिदेव चौधरी रहे हैं, ये भी चुनाव हार गए, ये विरोधी दल में रहे हैं, है ना। अगला है 1982 का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन था विरोधी दल में? हंसराज खन्ना, ये शामिल थे। 1986 का जो निर्वाचन हुआ था उसमें कौन था विरोधी दल में? कृष्ण अय्यर जो है ये विरोधी दल में थे। और 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें विरोधी दल में कौन था? जीजी स्वैल जो है 1992 में जो निर्वाचित हुआ था राष्ट्रपति, उसके विरोधी दल में, यानी विरोधी दल के सभी प्रत्याशी रहे हैं जो चुनाव हार चुके थे। अगला प्रश्न है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? तो ये लगभग 2 हफ्ते का समय मिलता है, 14 दिन का, 2 सप्ताह का समय मिलता है, यानी 14 दिन का राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने का, निर्वाचन प्रचार करने का छूट जो है दी गई है। अगला प्रश्न है, 13वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन निर्वाचन अधिकारी था? तो उस समय कौन निर्वाचन अधिकारी रहा है 13वें राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो पीडीटी आचार्य रहे हैं, पीडीटी आचार्य जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने 13वें राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया था। अगला प्रश्न है, 10वें राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का कुल मूल्य कितना था? तो 10वें राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का मूल्य देखिए, तो ये सब तो क्वेश्चन देता नहीं है मत मूल्य, और ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। संभवतः 1,98,882 यही मत मूल्य रहा होगा। बहुत ये जरूरी नहीं है कि मत मूल्य का क्वेश्चन नहीं आता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को 15,000 रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करनी होती है, यानी जमानत राशि है। कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त की जाती है? यानी कितना कम मिलेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी? तो 1/6, यानी कि ये कह रहे हैं कि कितने हिस्से कम मत मिलने पर, यानी 1/6 अगर कम मत मिल रहा है तो क्या है, जमानत राशि जो 15,000, इसमें 25,000 रुपये हैं, तो वह जो है जब्त हो जाएगी जमानत राशि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी एक या अधिक राज्य में विधानसभा भंग हो तो क्या चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं किसी राज्य की विधानसभा भंग है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो पूछ रहा क्या इसके कारण से रुक सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और निर्धारित समय पर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती जुलती है? तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती जुलती है? तो ब्रिटेन की महारानी से मिलती जुलती है। तो चूँकि निर्वाचित प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति भारत का, और ब्रिटेन की जो महारानी है एक तरह से वहाँ वंशानुगत परंपरा रही है महारानी की। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ये है, पूछ रहा है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? संघ मंत्रिमंडल में निहित होती है। कह रहा है कि राष्ट्रपति चूँकि इस टाइम की मोहर होता है और वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है, तो यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शक्तिकालीन शक्तियां, ये भी सही है। असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं,
है ना, क और ख दोनों सही है। अगला प्रश्न है, क्या केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिक निर्णय एवं कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है? तो केंद्र सरकार के सभी कार्यपालिक निर्णय और कार्य जो है, हाँ, राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य जो संचालित होते हैं, सही है। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखते हैं। पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा? तो देखिए, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में पूछ रहा है, प्रावधान किया कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के उपयोग में लाने के लिए सलाह मशवरा, यानी कि संघ मंत्रिमंडल जो होगा राष्ट्रपति को सलाह देता रहेगा, है ना, कि किस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करना है। तो ये किसमें अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन देखिए कई बार जो है आपके वनडे कंपटीशन में, खासकर टीजीटी पीजीटी में आया है, तो अनुच्छेद 74 होगा। फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है कि संघीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देता है? तो अनुच्छेद 74। अगला है, क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन से संबंधित सभी प्रस्तावों को सूचना राष्ट्रपति को दो? बिल्कुल दे। ये राष्ट्रपति का ये संवैधानिक व्यवस्था है कि समय समय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्यों और प्रशासन की सूचना जो है प्रदान करता रहे, ठीक है ना। तो या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, ये भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो अगर बहुमत ना प्राप्त हो तो स्वविवेक का प्रयोग करेगा, जो अपने पसंद का व्यक्ति उसके पसंद का होगा उसी का, है ना। विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को वो निर्वाचित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा सुझाया न गया हो? तो ये ऐसा तो नहीं होता भाई, जब तक प्रधानमंत्री किसी के नाम का सुझाव नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकृति देने के पूर्व मंत्रिमंडल से उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है ना। जैसे मंत्रिमंडल के निर्णय से अगर राष्ट्रपति नाखुश है या सहमत नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि उपयुक्त स्थिति में पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिमंडल अपने निर्णय पर सुदृढ़ रहे तो क्या राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर सकता है? नहीं। देखिए ये कह रहे हैं, हाँ, दो बातें पूछ रहा है कि यदि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज भी सकता है और फिर मंत्रिमंडल किसी स्थिति पर विचार करने के लिए पुनर्विचार भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि जैसे एक बार जैसे मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय या स्वीकृति करने के लिए किसी मुद्दे पर, तो जैसे मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर भेजा गया है तो राष्ट्रपति उसे वापस भी कर सकता है कि फिर से विचार करिए, है ना। और मंत्रिमंडल विचार करने के बाद फिर से वापस दोबारा भेज दे तो उससे राष्ट्रपति को मानना ही मानना पड़ेगा, यानी कि अस्वीकृत नहीं कर सकता राष्ट्रपति उसे। केवल थोड़ा समझने का विषय है। अगला है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? अब देखिए एक तरह से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, देखते हैं। भारत के नियंत्रक को हम महालेखा परीक्षक नहीं कर सकता है,
आगे निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो करता ही है। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 69 हाँ ठीक है। ये नहीं करके पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, तो सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ये भी व्यवस्था सही है ना। राज्यों की मुख्यमंत्री, तो राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, यही सही होगा। ग निर्वाचन आयोग के सदस्यों का ये तो करता है। हाँ नहीं करता का मतलब यही हो गया कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, तो वो तो राज्यपाल करेगा, है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? फिर वही पूछ रहा है, तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति पूछ रहा है। हाँ दिया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति नहीं, ये राष्ट्रपति नहीं करता है, ये राज्यपाल करता है। अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ये करता है। हाँ ये करता है, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये तो बहुत पुराना प्रश्न है। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति इस संप्रदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 2। ये तो बहुत चर्चित क्वेश्चन रहा है, कई बार रिपीट भी करता है। संसद द्वारा पारित सभी, अगला प्रश्न है संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अधिनियम का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। तो संसद द्वारा पारित सभी विधेयक को अधिनियम के, हाँ स्वाभाविक है। हाँ ये कह रहा है कि संसद जो है, संसद के मान लीजिए दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमति जता दिए हों, या किसी जैसे लोकसभा में विधेयक पास हो गया हो, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति यदि उस विधेयक पर मंजूरी दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है। ठीक है ना, कानून बनाने की प्रक्रिया या अधिनियम बनने की प्रक्रिया यही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है, सही बात है। संसद के दोनों सदनों को सत्रावसान करता है, सही है। लोकसभा को विघटित करता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो, है ना, उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो यह साधारण विधेयक पर होता है। साधारण विधेयक पर ही होता है कि यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों के। तो साधारण विधेयक पर ऐसा होता है। अगला है राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है? तो कब देता है? प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ होने पर, यानी कि अभिभाषण जो होता है प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अगला प्रश्न है क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से अस्वीकार कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। धन विधेयक पर स्वीकृति देने से अस्वीकार नहीं कर सकता। और धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये धन विधेयक ही ऐसा है जो लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है ना। कोई विधेयक किसी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है, यह केवल लोकसभा में ही सबसे पहले पेश होता है। अगला प्रश्न है किसी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकता है? तो किसी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकता है? विधेयक को अनुमति दे सकता है, सही है। विधेयक को अनुमति निर्धारित कर सकता है। हाँ, विधेयक को अनुमति हेतु पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद वापस भेज सकता है, ये सही है। ये तीनों सही है, उपयुक्त में सभी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है
पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजे गए विधेयकों को यदि संसद द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो क्या राष्ट्रपति निलंबन का निषेधाधिकार पुनः प्रयोग कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुनः यानी कि दोबारा नहीं प्रयोग कर सकता। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजे गए विधेयक को यदि संसद द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो क्या राष्ट्रपति निलंबन का निषेधाधिकार पुनः प्रयोग कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? ये पूछ रहा है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो कितने दिन तक कार्रवाई करना उनको आवश्यक होता है। तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है उपयुक्त समय सीमा के अभाव के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया। यह विधेयक कौन सा था? हाँ, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में किया था। भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था। एक बार जो है, अभी तक एक बार केवल जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो 3 प्रकार के वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें से केवल मात्र एक बार 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कॉम्पिटिशन में आपके कई बार आया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार लोकसभा को काल समाप्त होने से पूर्व भंग किया गया है? ये कहें राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार लोकसभा को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग कर दिया गया है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि लोकसभा को जो भंग करने का कार्य राष्ट्रपति अब तक कितनी बार कर चुके हैं? तो 5 बार हो चुका है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है आज ही समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो साथी हमारे नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो है आप के कंपटीशन के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।